हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था कि एल्कीन पर HX का जब योग होता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था और जिसमें मैंने दो नियम समझाए थे असमित एल्कीन के लिए कि असमित एल्कीन जब होती है तो वहां दो रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक HBr का योग होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब वहां पेरोक्साइड प्रभाव लगाते हैं और इसको छोड़कर अन्य सभी जो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड हैं उनका जब असमित एल्कीन में योग होता है तब हम मार्कोनिकोव नियम लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको समझा दिया था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलता हूं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट विधि की ओर चलता हूं, जो मैंने एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि है उसकी ओर चलता हूं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको नेक्स्ट मेथड की ओर चलना है और नेक्स्ट मेथड जो हमारा है हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा हुंसडीकर एल्किल हैलाइडों का निर्माण करवा रहे हैं भाई हम। पहले सुन लो, एल्किल हैलाइडों का निर्माण ही चल रहा है, इसमें नेक्स्ट मेथड आ रहा है हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के इसके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कराते हैं, तब एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, का निर्माण होता है। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखनी है, ये हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें देखो बी कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण होता है, वी कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण हो रहा है। देखो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब जो हमारा कह सकते हैं जो सिल्वर लवण है यहां से CO2 निकल रही, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो CO2 के रूप में बाहर निकल रहा है, देखिए, है ना। तो ये बी कार्बोक्सिलीकरण भी हो रहा है और ब्रोमीनीकरण हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना है। अब हमें इसका एग्जाम्पल देना है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, ये सिल्वर लवण। ठीक है, ये ब्रोमीन है, ये एल्किल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, ये एल्किल ब्रोमाइड बन गया। ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। इसमें हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें कोई। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल CH3COOAg। ठीक है, ये ले लिया मैंने CH3COOAg प्लस Br2, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बनेगा CH3Br प्लस क्या बनेगा
CO2 प्लस AgBr, है ना। ये सिल्वर एसीटेट है, क्या नाम है इसका, सिल्वर एसीटेट। ये ब्रोमीन है ही, ये मैथिल ब्रोमाइड बन जाता है, मैथिल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी विकर अपक्रिया आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इसे ही हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हुंस-डीकर अपक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, अगली विधि की ओर चलते हैं। अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो, इसमें एक बात और बता दूं मैं कि इस विधि से हमें Ri प्राप्त नहीं हो सकते। RCl बना सकते हो आप रिएक्शन विद Cl2 करा के, लेकिन इस विधि से हमें Ri प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, यानी इस विधि से हम एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, याद रखना है। देखो, है ना, यानी Ri का निर्माण नहीं होगा। Ri का निर्माण इस विधि से नहीं होता है ना, इस विधि से नहीं होता है, इस विधि से नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखना है। Ri क्यों नहीं बनेगा, देखो वहां पर होता क्या है कि जैसे ही हम ये सिल्वर लवण लेते हैं तब एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन विद हम I2 से कराएं तब एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। देखो RCOOR बन जाता है, भाई RCOOR बन जाएगा, CO2 निकल जाएगी और 2AgI बनेगा। ठीक है, तो यहाँ एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन हमें करनी है। तो इस तरीके से हम समझ रहे थे इसको कि ये एस्टर फॉर्मेशन हो जाने के कारण हमें यहाँ पर एल्किल आयोडाइड नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो एस्टर फॉर्मेशन के कारण हमें एल्किल आयोडाइड यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, अगली विधि की ओर चलते हैं। अगली विधि है हमारी हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज होगा, यानी हैलोजन का विनिमय हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें एल्किल जो हैलाइड है वो प्राप्त होंगे। इस विधि से किस किस को प्राप्त करते हैं वो लिखना है। इस विधि से, इस विधि द्वारा Ri यानी एल्किल आयोडाइड तथा Rf को प्राप्त करते हैं का निर्माण करते हैं की बात है। ठीक है, अब देखो इसमें हम दो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दो अपक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं जिनको हम नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम किसका निर्माण करने जा रहे हैं, Ri का निर्माण, एल्किल आयोडाइड का निर्माण, और इसको बोलते हैं फिंकेल्स्टीन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया द्वारा है, फिंकेल्स्टीन अपक्रिया।
फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे इसको, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, ठीक है, या फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्किल ब्रोमाइड है या एल्किल क्लोराइड है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड कोई भी ले सकते हैं, इसकी क्रिया अगर हम Na से कराएं, सोडियम आयोडाइड से कराएं, और किस में कराएं, शुष्क एसीटोन में कराएं, शुष्क एसीटोन ले लिया जाए, शुष्क एसीटोन ले लिया जाए, ठीक है, तो Ri का निर्माण हो जाता है, ठीक है। देखो यहां आप देख रहे हैं कि हेलोजन I है, यहाँ हेलोजन Br है, इन दोनों का क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया, देख रहे हैं ना भाई, Br की जगह कौन आ चुका है, I, R के साथ तो Ri हो गया, और यहाँ पर Na के साथ कौन चला गया, Br, तो यहाँ I और Br का क्या हो गया है, विनिमय हो गया, इसलिए इस विधि को कहते हैं हेलोजन विनिमय विधि, ठीक है ना। तो ये एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो गया है, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। ये एल्किल ब्रोमाइड लिया मैंने, यहाँ एल्किल क्लोराइड भी ले सकता हूँ, एल्किल ब्रोमाइड। तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या है कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड किसी के साथ करा सकते हैं, Na या Ki के साथ करा सकते हैं, ठीक है, के साथ कराने पर, यानी शुष्क एसीटोन में कराने पर किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, इसे ही फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या है, C2H5Br प्लस क्या आएगा, Na, और वही मैं लिख सकता हूं यहाँ एसीटोन, शुष्क एसीटोन, खाली एसीटोन शब्द भी लिख सकता हूं मैं, शुष्क एसीटोन, क्या बनेगा, देखो C2H5I प्लस NaBr, ये बन गया एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन जाएगा, है ना। और ये हमारा सोडियम आयोडाइड था, देखो यहाँ मुझे लिखना था सोडियम आयोडाइड है, ये सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इसको भी लिख सकते हो आप सोडियम ब्रोमाइड है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें हमारी कार्बनिक अभिक्रिया में या ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है उसमें मेन रिएक्टेंट, मेन प्रोडक्ट, इनके नाम लिखना बहुत कंपलसरी होते हैं, इनके लिखने, जैसे इनको हमें मेन प्रोडक्ट, मेन हमारे रिएक्टेंट है, इनको लिखना जरूरी है, और इसको एक बार नहीं लिखते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन फिर भी लिख देना चाहिए, है ना। ये है यहाँ पर, ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और वो सोडियम ब्रोमाइड है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका निर्माण करवाते हैं Rn, मतलब एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करवाते हैं। Rf का निर्माण, Rf का निर्माण करवाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है।
देखिए आप कैसे है, हम क्या समझना है। तो स्वार्ट अपक्रिया द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, आरएफ का निर्माण करते हैं, ये याद रखना है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखो हमारे आर आई की क्रिया, ठीक है, आर आई है या आर एफ है, एक ही बात है, सॉरी आर बी आर है, आर सी एल है, आर आई है, ठीक है, इनमें से किसी की भी क्रिया हम किसके साथ करवा दें। जैसे मान लो मैंने यहाँ आई दिया, मैं बी आर भी ले सकता हूँ, अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आई मिलेगा, तो मैं वही आर बी आर लेकर के रिएक्शन विद ए जी एफ करवा दूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या मिलने वाला है हमें, आर एफ प्लस ए जी बी आर। तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा दें, सिल्वर फ्लोराइड या फ्लोराइड लिख देता हूं मैं यहाँ, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। और ये एल्किल ब्रोमाइड, इसकी जगह हम आयोडाइड भी ले सकते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड। तो वही एल्किल फ्लोराइड मिल गया हमें, ये एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड ये है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि हम आर बी आर, आर सी एल, आर आई, इनमें से किसी की भी क्रिया किसके साथ कराए जाएं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दें, तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, वही C2H5Br मान के, C2H5Br प्लस AgF, है ना, ऐसे मान के हम ये लिख सकते हैं। और क्या बनेगा, C2H5 क्या आ जाएगा यहाँ, F प्लस हो जाएगा यहाँ AgBr, ठीक है। नाम लिख लेंगे, ये एथिल फ्लोराइड हो जाएगा, बाकी ये एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, सारे नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट अगले मेथड पर चलते हैं। अगला मेथड क्या है वो हमें समझना है। अगला मेथड है हमारा प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से या प्राथमिक एमीन द्वारा, ठीक है, प्राइमरी एमीन से, ठीक है। प्राइमरी एमीन क्या होती हैं, जिनमें NH2 समूह होता है, जैसे RNH2, ये प्राइमरी एमीन है, ठीक है ना। तो यही हमें समझना है। देखो प्राथमिक एमीन की अपक्रिया, ये प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है, इसकी अपक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ करवा दें तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होंगे, RCl प्लस N2 प्लस H2, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। ये एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, इसे जानते हो, ये नाइट्रोजन है और ये जल है, ठीक है, लिख सकते हैं, वो नाइट्रोजन और ये जल। अब देखो ध्यान रहे, हमें इसमें हम एग्जांपल लिखें और इसकी ट्रिक क्या रहेगी वो कुछ हमें याद रखना है, ठीक है। ट्रिक क्या याद रखनी है इसकी, देखो एमीन को आप ऐसे लिखो खोल के, H ऐसे, फिर N के साथ डबल बॉन्ड O Cl,
ये नाइट्रोसिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ठीक है। नाइट्रोसिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। यहाँ से यदि बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो देखिए इस पोर्शन में आपको क्या मिलने वाला है, RCl, प्लस इस पोर्शन में क्या मिलने वाला है, N2, प्लस इस पोर्शन में क्या मिलने वाला है, H2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, उत्पाद मिल जाएंगे। क्या मिलेगा यहाँ RCl, यहाँ क्या मिलेगा N2 और इधर क्या मिलेगा H2। समझ में आ गई ये ट्रिक, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, N डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और N से क्या लिखा जाएगा, Cl जोड़ा जाएगा। संक्षेप में लिखने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, इसका क्या देना है, हमें एग्जांपल देना है। एग्जांपल वही C2H5NH2 से दे दो, नाम क्या हो गया इसका, एथिलएमीन, एथिलएमीन जो कि एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है, जो कि क्या है, प्राइमरी एमीन है, प्लस NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड हो जाएगी। क्या बनने वाला है आपको पता है, एथिल क्लोराइड बनेगा, यानी एल्किल क्लोराइड बनता है तो एथिल क्लोराइड बनेगा। यहाँ R की जगह C2H5 है, ठीक है, प्लस क्या बनेगा N2 प्लस क्या बनेगा H2O, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, सारे नाम आप अच्छी तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ये नाम क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये जानते ही हो, एथिल क्लोराइड आईपीएससी में इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोएथेन, ठीक है, क्लोरोएथेन। बाकी वो नाइट्रोजन है और ये क्या है, जल है, ठीक है। अब हमें एक बात याद रखनी है, क्या याद रखना है कि NOCl को, नाइट्रोसिल क्लोराइड को, नाइट्रोसिल क्लोराइड को, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन अपकर्मक कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक कहा जाता है, याद रखना है भाई। नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे ही कर सकता है एग्जाम में कि क्या होता है जब प्राथमिक अमीन या उदाहरण दे दिया एथिल अमीन की अभिक्रिया टिल्डेन अपकर्मक के साथ करवाते हैं तो याद रखना पड़ेगा हमें, वहां पर हमें एल्किल क्लोराइड का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां संपन्न होती हैं, जो हमने अच्छे से सीखी, अच्छे से समझी, ठीक है। याद रखनी है रिएक्शन, ठीक है, जिनमें से शुरू से लेकर के एंड तक मैंने सारी अच्छी अच्छी रिएक्शंस करवा दी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों की बात करेंगे, ठीक है, यानी एल्किल हैलाइडों के गुणों की बात करेंगे। यानी RX के मैं शॉर्ट में लिखूं तो गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। पहले मैं चर्चा करूंगा भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा,
भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले मैं स्टार्टिंग चैप्टर के, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है 10वां, तो मैं इसमें आपको भौतिक गुणों के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूं, जिनको हम अप्लाई करते ही, हम यौगिक को देखते ही उसके भौतिक गुणों के बारे में बता सकते हैं। अगर यौगिक हमें दिख रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी अवस्था कैसी होने वाली है, ये किस स्टेट में होगा, ये ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। ठीक है ना। दूसरी बात, अगला जो इसमें प्रमुखता से पूछा जाता है, क्या जल में विलय होगा, नहीं होगा, इसका क्वथनांक किसकी तुलना में ज्यादा होगा, किसकी तुलना में कम होगा, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा अणुभार के साथ साथ, ये ऐसे सारे बिंदु हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं, जो हम हर यौगिक पर अप्लाई करके उसके भौतिक गुणों को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, मेरा मतलब इनको डायरेक्ट समझाना नहीं है, जब मैं जो बता रहा हूं उसको आपको समझा दूंगा तो आप बहुत आसानी से एल्के हैलाइडों के गुणों को क्लियर रूप से समझा सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, पहले भौतिक गुण कौन कौन से आते हैं जिन पर हमें खुद को बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात आती है अवस्था की, कि आखिर दिए गए यौगिक की अवस्था क्या रहेगी। ठीक है, मैं उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस कर रहा हूं जो मैं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वैसे तो भौतिक गुणों में कौन कौन से आएंगे? भौतिक अवस्था आएगी, फिर उसका रंग आएगा, फिर उसमें गंध की बात करेंगे, फिर उसकी जल में विलेयता की बात करेंगे, फिर उसकी ज्वाला परीक्षण की बात करेंगे कि किस रंग के साथ जल रहा है वो, है ना। तो इन सब की बात करेंगे, लेकिन मैं यहां पर उनमें से कुछ प्रमुख भौतिक गुणों की ही बात करने जा रहा हूं जिनको हम आसानी से समझ पाएंगे। अवस्था को मैं बताऊंगा, अवस्था। ठीक है, कि अवस्था का निर्धारण कैसे होता है, कैसे हम ये अंदाजा लगाएं कि इस यौगिक की अवस्था क्या हो सकती है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना है। हमें पहले अवस्था की बात करें, अवस्था को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, देखिए, अवस्था आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है और आप पहले से भी समझे हुए हैं कि अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? ठोस हो सकती है, और पदार्थ की जो अवस्था है वो द्रव हो सकती है, और गैस। इसमें से दिए गए यौगिक की कोई सी भी अवस्था हो सकती है। अब आपने एक बात सीखी थी कि ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं, गैस में यही कण बहुत दूर दूर होते हैं। पास होने का मतलब क्या है कि इसमें अंतरा आणविक बल क्या पाए जाएंगे? प्रबल होते हैं। इसमें थोड़े कम और इसमें बहुत कम प्रबल होते हैं, इसलिए इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब अंतरा आणविक बल का मान किस पर डिपेंड करता है, वो चीज समझनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, इंटरेक्शन जो होता है, उसका मान किस पर डिपेंड करता है, तो आपको बताऊं, मैं यहीं पर समझाऊंगा। अणुभार पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? अणुभार पर निर्भर करेगा। देखो, मुख्यतः सबके बीच वान डेर वाल फोर्सेस तो पाए जाएंगे ही। अंतर आणविक बल का प्रकार यहाँ क्या रहेगा? मुख्यतः वान डेर वाल बल रहेंगे, वान डेर वाल बल। ठीक है, और ये समानुपाती हो जाएंगे अणुभार के। किसके समानुपाती रहेंगे? अणुभार के। अगर आपने अणुभार बढ़ाया है तो वान डेर वाल बलों के परिमाण में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब परिमाण में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, देखो ये एक प्रकार का अंतराण्विक बल ही है। क्या है ये? अंतराण्विक बल।
अणुभार जब बढ़ेगा तब अंतर आणविक बल अर्थात van der Waals बलों के परिमाण में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। जब इनके परिमाण में वृद्धि आएगी तो कण बहुत पास पास आएंगे और ये जितना ज्यादा होगा उतने ही कण बहुत पास होंगे। इसका मतलब है कि अवस्था कौन सी होगी, ठोस। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी निम्न अणुभार है, कम से बहुत कम अणुभार है। देखो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखो ध्यान समझेंगे। गैस है, द्रव है और ठोस है। अच्छे से समझ लो आप। अब किसी यौगिक का अणुभार बहुत कम है, यानी अणुभार कम, यानी बहुत कम है, बहुत कम, तब कैसा रहेगा भाई, अणुभार कैसा है, अणुभार बहुत कम है, तब कौन सी स्टेट होने की संभावना रहेगी उसकी, गैसीय स्टेट होने की संभावना रहेगी। यहां पर अधिक, थोड़ा अधिक हो गया यहाँ, तो कौन सी होने की संभावना रहेगी, द्रव। और बहुत अधिक है, अणुभार बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक का मतलब उच्चतम है, तो कौन सी अवस्था आने की संभावना रहेगी, ठोस अवस्था आने की संभावना रहेगी। तो यही क्रम चलता है हमारे यौगिकों में, ठीक है। जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका अणुभार अगर निम्न होता है तो वो किस अवस्था में हो सकते हैं, गैस में। थोड़ा अधिक हुआ उससे तो किस में हो गए, आपके द्रव में। और उच्च अणुभार हो जाता है, बहुत ज्यादा अणुभार हो जाता है तो किस स्टेट में आ जाते हैं, वो ठोस में पाए जाते हैं। अर्थात जिनमें कार्बन संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है उनकी अवस्था द्रव या ठोस होने की संभावना रहती है, सही है। और कार्बन संख्या कम रहती है, अणुभार कम रहता है, तो उनकी संभावना क्या रहती है, गैस होने की रहती है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो यहां भी हम वही चीज समझेंगे, ठीक है। तो अवस्था समझ में आ गई होगी, कम अणुभार है तो अंदाजा क्या लगाएंगे, ये गैस हो सकता है। अणुभार थोड़ा अधिक है तो हम समझ लेंगे क्या है, द्रव हो सकता है। और उच्चतम अणुभार है यानी वो उच्चतर सदस्य है, अपनी श्रेणी का उच्चतम सदस्य है, तो उसकी अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, ठीक है, याद रखना। अब मैं बात कर लूं अगला जो बिंदु, जल में विलय की बात कर लूं कि यौगिक जल में विलय है नहीं है, जल में विलयता की बात करूं। मैं कॉमन पॉइंट बता रहा हूं पहले, फिर मैं मेरे भौतिक गुणों पर आऊंगा, ठीक है, अल्किल हैलाइड के भौतिक गुण समझाऊंगा। जल में विलयता की बात करें, जल में विलय है या नहीं है, तो देखो इसके लिए हमेशा याद रखना है कि यदि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने इंग्लिश में लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि क्या बनाएगा, जल के साथ H बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा, बनाता है, तो जल में क्या है, वो विलय होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो कार्बनिक यौगिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, उसी का मतलब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, यहां मैंने संक्षेप में लिखा है। यदि जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो वो जल में विलय होगा, और अगर नहीं बना पाता है तो जल में विलय नहीं होगा। तो हम हमारे कार्बनिक यौगिक को देखकर ये बता सकते हैं कि ये जल में घुल जाएगा या जल में नहीं घुलेगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए कैसे, एक चीज और, अब 11th में आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन बंध कौन से यौगिक बना सकते हैं, तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था संक्षेप में, कौन कौन याद रखना था। मतलब क्या कि ऐसे यौगिक जिनमें इन फ्लोरीन, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, यानी F के साथ H बॉन्ड हो, O के साथ H जुड़ा हो, या N के साथ H जुड़ा हो, ठीक है। अगर ऐसा है तब वो यौगिक क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वो यौगिक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे। यानी जिसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिक
क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, आपस में भी बनाते हैं और जल के साथ भी बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हमेशा याद रखना है। तो हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाएगा जल के साथ या नहीं बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे अगर मैंने क्या लिया, CH3Cl लिया, या F कोई ले लो आप, चलो F ही ले लो। अगला क्या ले रहा हूं मैं ले रहा हूं यहां CH3OH ले रहा हूं। इनको देखकर हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो आप ध्यान से समझिए, यहां पर फ्लोरीन परमाणु तो है, लेकिन फ्लोरीन परमाणु के साथ इस प्रकार से कहीं भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। समझना ये बात? यानी फ्लोरीन परमाणु तो है लेकिन इस प्रकार से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला यौगिक तो हमारा क्या नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी H बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। ठीक है, यहां देख सकते हैं हम, यहां देख सकते हैं क्या है, देखो यहां पर CH3OH, तो ये देखो यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता है, ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जब ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो ये जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और ये जल में नहीं घुलेगा। समझ में आ गई बात? तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कौन से यौगिक जल में विलय हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट मैंने समझा है, दिमाग में बिठाने हैं आपको, और ये लिखा भी है मैंने, है ना। ये बेसिक पॉइंट है, अभी भौतिक गुणों में इसको नोटिस नहीं करना है, हमें अलग से कहीं इन पॉइंटों को नोट कर लेना है। सही है। अब मैं आपको बात करता हूं क्वथनांक की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वथनांक की। ठीक है, क्वथनांक की चर्चा करने जा रहा हूं, क्वथनांक आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्वथनांक में समझिए, देखो ऐसा मत सोच लेना कि ये भौतिक हैलाइड के भौतिक गुणों के अंदर पॉइंट चलना है। ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि इनके आधार पर हम यौगिक को देखते ही उसके भौतिक गुणों के बारे में सोच सकते हैं कि क्या होंगे। ठीक है, क्वथनांक की बात करें, ठीक है, क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव किस अवस्था में आए, गैस अवस्था में आए, मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं। अब द्रव का गैस अवस्था में आना कैसे संभव है, देखो द्रव ये रहा, ठीक है, अब द्रव के जो अणु हैं इनके बीच कोई ना कोई आकर्षण मौजूद है, जो मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला आकर्षण है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बता दूं, ऐसे द्रव का एक अणु ये है और एक अणु ये है, इसके बीच क्या है, ये अट्रैक्शन पाया जा रहा है, ऐसे समझ लो, ये अंतरा आणविक बल है या इंट्रैक्शन है। ठीक है, इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, या मैं हिंदी में लिख दूं आपको, क्या है, आकर्षण बल है, ऐसे समझ लो आप, क्या है भाई, ये आकर्षण बल है। अब द्रव में अणु आकर्षण बल से आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं घूमते, जुड़े हुए ही रहते हैं। लेकिन गैस में यही अणु कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई आकर्षण इनके बीच नहीं होता, फ्रीली घूमते हैं ये। तो इसका मतलब है कि हमें इस द्रव को इस गैसीय अवस्था में लाने के लिए इस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। भाई इसको हमें आकर्षण बल को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। आकर्षण बल समाप्त होगा तभी ये अणु बिल्कुल फ्री गैसीय अवस्था में आ पाएंगे। समझ में आ गई बात? यानी द्रव गैस अवस्था में कब आ रहा है, जब उसके अणुओं के बीच का आकर्षण समाप्त किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? अब आकर्षण अगर प्रबल है, आकर्षण बल प्रबल है, मतलब अंतराण आणविक बल अगर प्रबल है, तब हम आसानी से अणुओं को गैस अवस्था में नहीं ला सकते, हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल है,
तब हमें क्या करना है, बहुत कम ऊर्जा देकर के ही हम उसको गैस अवस्था में ला सकते हैं। मतलब कम ताप पर ही वो गैस अवस्था में आ जाएगा। कब? जब आकर्षण बल दुर्बल है। और अगर आकर्षण बल क्या है, प्रबल है, तो उसको अधिक ताप पर गैस अवस्था में आना होगा। मतलब कम आकर्षण बल पर क्वथनांक कम, अधिक आकर्षण बल पर क्वथनांक अधिक। ठीक है। अब आकर्षण बल किस पर डिपेंड कर रहा था? अणुभार पर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कैसे। तो बाण जो हमारा क्वथनांक है वो किसके डायरेक्टली समानुपाती हो जाएगा? अणुभार के हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि अणुभार किसके समानुपाती है? अंतराण्विक बलों के समानुपाती है। तो सीधी सी बात एक दिमाग में बैठ गई होगी कि जिस यौगिक का अणुभार ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अणुभार अधिक होने पर अंतराण्विक बल क्या हो जाते हैं? प्रबल हो जाते हैं। जैसे वान डेर वाल्स फोर्सेस प्रबल हो जाएंगे। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम और जो चर्चा है वो कल के लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक हमने इसको समझा है। कल आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। एल्के हैलाइडों के निर्माण की विधियां क्या क्या रहीं, भौतिक गुणों में हमने आपको क्या क्या यहाँ तक समझाया, कौन कौन से बेसिक बिंदु हमने आपको समझाए। ठीक है।